सो गाइस इस वाली वीडियो में हम लोग 2020 और 2021 के पीवाईक्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, आप लोग देख सकते हो। यूपीएससी जंक्शन सर्च करके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस वाली वीडियो में हम लोग 2020 और 21 के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। 2014 वाली पीडीएफ में दो मिस्टेक है, मैंने सारी पीडीएफ को दोबारा रिव्यू किया, इसमें से दो मिस्टेक मिली। और एक और मिस्टेक मिली जहां पे ना मैंने एक्सप्लेनेशन ठीक दी है पर मैंने आंसर को थोड़ा सा गलत मार्क कर दिया था। वो एक डीपीएसपी वाला क्वेश्चन है, बट वो आई थिंक आप लोग समझ जाओगे जब वहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन अच्छी दी है, मतलब ठीक दी है। बट जब क्वेश्चन मतलब मार्क करने की बात आई ना, मैंने गलत मार्क कर दिया। ठीक है। नाउ 2014 वाले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है? पहला है कैबिनेट सेक्रेटरी वाला। उस वाले क्वेश्चन में कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, वहां पे 2 ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, आप उसको नो फिक्स टेन्योर कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो ऐसा कोई रीजन नहीं देना पड़ता। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई रीजन नहीं देना पड़ता। तो ये दो आप मिस्टेक जो है करेक्शन कर लीजिएगा, रेस्ट ऑल गुड। नाउ पहला क्वेश्चन है राज्यसभा की इक्वल पावर है लोकसभा के साथ कहाँ पे? क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, गलत। आर्टिकल 312 के अंडर ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है। मेकिंग कट मोशन बजट, मतलब कि टाइप ऑफ मोशन बजट एंड ऑल दैट, जहां पे पैसों का मैटर आता है ना, तो राज्यसभा की इक्वल पावर नहीं होती है लोकसभा के साथ। ठीक है। रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन को तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पास किया जाता है? लोकसभा में, राइट? गलत। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। ओके। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या क्या इक्वल स्टेटस है राज्यसभा का लोकसभा के साथ, ये ऑलरेडी हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके हैं। ये है स्पेशल पावर राज्यसभा की। जैसे वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो मोशन लेके आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकती है। राज्यसभा ऑथोराइज करती है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सके। ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने की पावर भी राज्यसभा के पास है। ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करना या पास करना, इलेक्शन या इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और ये इनसे रिलेटेड कोई मैटर हो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से रिलेटेड कोई मैटर हो, अप्रूवल से रिलेटेड कोई मैटर हो, इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 एंड प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356। ओके। रिपोर्ट मतलब कि पार्लियामेंट में रिपोर्ट दी जाती है ना, कैग की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, एससी एसटी की रिपोर्ट, बैकवर्ड क्लासेस की रिपोर्ट, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की रिपोर्ट, उस सिनेरियो में भी इनकी इक्वल पावर है राज्यसभा के साथ, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा की इक्वल पावर है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट एमपी लेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले एमपी लेट के बारे में पढ़ लेते हैं। एमपी लेट स्कीम की फुल फॉर्म है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसको 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था जब पीवी नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट थी। स्टार्टिंग में ये जो मिनिस्ट्री है एमआरडी के अंदर थी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर। बाद में इसको मोस्पी के अंडर शिफ्ट कर दिया गया है 1994 में। तो एज ऑफ नाउ ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फंड को कैसे यूज किया जाएगा? यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है, यहाँ पे जो एमपी होता है ना, एमपी होता है, उसको एक फंड एलोकेट किया जाता है। बेसिकली डायरेक्टली एमपी को नहीं दिया जाता, वो फंड डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है। ठीक है, वहां पे जो वो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है, उनको दिया जाता है वो फंड। एमपी वो कितना दिया जाता है? ये दिया जाता है 5 करोड़ का। अब जो ये एमपी होता है ना, ये काम को रिकमेंड कर सकता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अथॉरिटी को कि आप यहाँ पे ये काम कीजिए, यहाँ पे ये काम कीजिए, इस तरह से ये रिकमेंड कर सकता है। ओके। तो जो एमपी लेड फंड है ना, वो ड्यूरेबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है। ड्यूरेबल एसेट जैसे हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स, ठीक है, इस तरह की चीजों के लिए किया जाता है। मोस्पी की गाइडलाइंस है कि गाइडलाइंस अलाउ फंड फॉर वेरियस स्कीम लाइक एमजी स्वच्छ भारत अभियान एंड ऑल दैट। ठीक है, मतलब कि इनका भी पैसा यूज किया जाता होगा। नेक्स्ट, जो फंड है वो डायरेक्टली एमपी को नहीं दिया जाता, जैसे मैंने अभी बताया। ये पैसा दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके। ग्रांट इन एड के तौर पे, ऐसा कोई लोन नहीं है, ग्रांट इन एड है, मतलब कि ऐसे वापिस नहीं करना होता। और जो ये एलोकेशन है, जब ये स्टार्टिंग में स्कीम आई थी तो ये था 5 लाख, लेकिन 2011 में इसको 5 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि स्टार्टिंग में जब स्कीम आई तो कितना था? 5 लाख। दो इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है 2.5-2.5 करोड़ की। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंड यूटिलाइजेशन, यानी कि कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, ऐसा नहीं आपने सारा का सारा पैसा उन्हीं पे खर्च कर दिया। कुछ लिमिट दे रखी है कि आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और कोई भी रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं होगा। रिकरिंग एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मतलब कि घर, लोकल एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे आपने बिजली का बिल भर दिया,
वो हर महीने ऑटोमेटिकली बिजली का बिल आए ऑटोमेटिकली भरता जाए, है नहीं, जैसे ईएमआई होती है उस तरह के। तो जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं वो अलाउड नहीं होते इसमें। नेक्स्ट, फंड को क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर किया जा सकता है, लेकिन अप टू ए सर्टेन लिमिट। आई थिंक ये जो लिमिट है ना, ये 25 लाख की लिमिट है, 25 लाख की, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। एससी एसटी एरिया में 15% जो फंड है वो एससी एरिया को बेनिफिट करना चाहिए, और जो 7.5% जो फंड है वो एसटी एरिया को बेनिफिट करना चाहिए। 5 करोड़ का 15%, 5 करोड़ का 7.5%, ठीक है। अगर किसी एरिया में कोई एससी एसटी नहीं है तो वो फंड टू बी स्पेंट ऑन एनी एससी एसटी एरिया विद इन द स्टेट, मतलब कि अगर किसी उसमें नहीं है, मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो उस स्टेट में जहां पे भी एस सी एस टी हो वहां पे इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा। एमपी लेड को सस्पेंड किया गया था अप्रैल 2020 से लेकर नवंबर 2021 में, कोविड की वजह से, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इस पे कुछ इंटरेस्ट आता है फंड पे। वो जो फंड पे मतलब कि जो ये फंड है ना, एमपी लेड का जो फंड है, इस पे अगर कोई इंटरेस्ट आता है, मतलब कि किसी ना किसी वे में अगर ये पैसा कमा रहे हैं, तो वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है ना, वो सेंटर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एमपी लेड अकाउंट में आपका ऐड नहीं होगा, ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा क्या है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फंड है ना, ये नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या आ गया? आप लोगों ने सुना होगा मार्च रश। मार्च रश ये क्या होता है? मार्च रश होता है, फॉर एग्जांपल किसी मिनिस्ट्री को पैसे दिए हुए हैं, उसने मिनिस्ट्री ने काफी अच्छे पैसे लिए हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन जैसे ही मार्च आता है ना, तो उस टाइम पे सारा का सारा पैसा, मतलब कि 90% पैसा उसी टाइम पे यूटिलाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि नहीं तो फंड फिर लैप्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो फंड आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो वापिस से जाके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों को वो होता है, ठीक है। तो ये जो फंड है ना, ये नॉन लैप्सेबल है, यानी कि अगर आप लोग लेट से यूज नहीं भी कर पाए इस 5 करोड़ को, तो 2-3 करोड़ कर पाए, तो इसको नेक्स्ट ईयर कैरी कर दिया जाएगा अनयूज्ड को, ठीक है, चाहे एमपी क्यों ना बदल जाए वहां पर, ठीक है। कैन फंड बी यूज्ड ऑन रिकरिंग एक्सपेंडिचर? नहीं, कोई भी रिवेन्यू या रिकरिंग एक्सपेंडिचर प्रोहिबिटेड है। नाउ वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन करेक्ट पूछा है, एमपी लैंड फंड विद मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट, बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा। स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट एस सी एस टी पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, कितना है? यह है 7.5 से 15%। एमपी लेड फंड आर सेक्शन ऑन द ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। थर्ड वी कैन एलिमिनेट। नाउ वी विल बी लेफ्ट विद ए एंड डी। फर्स्ट देख रहा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एट लिस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। देखो ये काफी ना जनरल सी स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है कि जितना भी काम किया ना उसका 10% उनको इंस्पेक्ट करना चाहिए। इसमें ऐसा तो नहीं बोला ना कि 100% करना चाहिए, ऑल दैट कुछ एक्सट्रीम तो नहीं बोला ना, काफी जनरल सी स्टेटमेंट है, सो यू कैन गो विद दैट, ओके। सो आंसर विल बी डी। इन एग्जाम हॉल अगर आपको सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट भी पता, यू विल बी 50-50 ए और डी, यू शुड अटेम्प्ट इट, यू शुड अटेम्प्ट इट, ओके। अगर आप 20 क्वेश्चन में 50-50 है तो हो सकता है आपके 10 ठीक हो जाए, गलत 10 गलत हो जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो में 12 ठीक हो जाए, 8 गलत हो जाए, फिर भी आप लोग नेट पॉजिटिव रहोगे, ओके। चलो, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 आता है राइट टू इक्वालिटी में। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी वी हैव ऑलरेडी डन इट, आर्टिकल 50 डीपीएसपी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वी हैव ऑलरेडी डन इट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मैंने बताया था, क्या बताया था? लिमिटेड गवर्नमेंट, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये काफी बार रिपीटेड है क्वेश्चन, लिमिटेड गवर्नमेंट। अदर देन फंडामेंटल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट, ये बोला रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसिपल और प्रोविजन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, ये बोला रिफ्लेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, हेल्प करता है, ठीक है, जैसे हेल्प हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, ओके, रिफ्लेक्ट हो गया। तो ट्राई टू सी ब्रोडर पर्सपेक्टिव, यहाँ पे ना थोड़ा ब्रोडर पर्सपेक्टिव लेना। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो प्रियम्बल में भी है, ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, हमारे प्रियम्बल में जस्टिस की बात की जाती है, फ्रेटर्निटी की बात की जाती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ह्यूमन राइट में क्या ही होगा, जस्टिस तो होगा ही ह्यूमन राइट में, ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, है नहीं। नेक्स्ट डीपीएसपी, हमारे यहाँ पे डीपीएसपी में सोशो इकोनॉमिक वो दिया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी, तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। इट वाज अ इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो और ये ऑलरेडी 2010 में पूछा जा चुका था, तो ये रिपीटेड था, 2010 का क्वेश्चन 2020 में। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, एक बात ध्यान रखना, लास्ट ईयर 2023 का पेपर था ना, 2023 के पेपर में ना 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीटेड थे 2013 के क्वेश्चन से, डायरेक्टली रिपीटेड थे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जाके देख लेना।
चाहे वो आपका जननी सुरक्षा योजना हो, ठीक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन हो, और एक दो क्वेश्चन होता, ठीक है। तो जो 10 साल का अंतराल है ना, उस पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ऐसे ही 2010 का 2020 में हुआ, तो इस साल 2014 की जो थीम है ना, वो अच्छे से कर लेना, दो तीन क्वेश्चन यहीं से शायद फंस जाए। ओके, नाउ ये है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को एडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1948 में। ये कोई लीगली बाइंडिंग है, इसमें सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल सारे राइट्स हैं। और इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के कोर प्रिंसिपल इंक्लूडेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल, ये सारे के सारे अलाइंड है, ठीक है। 75th एनिवर्सरी थीम है फोकस ऑन फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये नॉन बाइंडिंग है, ये मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 2013 वाले। मैंने नालसा को काफी डिटेल में किया था, नालसा को हम लोगों ने काफी डिटेल में किया था, राइट। चलो, अब इसको लेकिन वहां से ये जो लिमिट है ना, ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या आंसर होगा और क्या नहीं होगा। तो फिर भी हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें से बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि ये फ्री लीगल एड होती है बेसिकली, यानी कि सरकारी वकील, फ्री का वकील, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, ठीक है। चलो, पहला है ऑल सीनियर सिटीजन। भाई ऑल सीनियर सिटीजन काफी एक्सट्रीम लग रही है, ठीक है, क्योंकि सीनियर सिटीजन तो ऐसा भी हो सकता है कि काफी अमीर लोग भी हो, है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं फोर को सबसे पहले काटूंगा। एज सुन एज आई एलिमिनेट फोर ऑप्शन, आई विल बी लेफ्ट विद ए एंड सी। नाउ आई एम 50-50, सो डेफिनेटली आई विल अटेम्प्ट इट। अब मुझे चूज किस में से करना, दो तो ऑटोमेटिकली करेक्ट ही है। अब मुझे देखना पहली करेक्ट है या थर्ड करेक्ट है। पहली देखो, एक इंसान है जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, दूसरा इंसान है जिसकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है। अब मुझे ये बताओ, इनमें से ज्यादा जरूरत किसको है, फ्री लीगल एड की ज्यादा जरूरत इसमें से किसको है। तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, पहले वाले को, इसकी सैलरी 1 लाख से कम है, इनकी सैलरी 3 लाख से कम है, तो किसको ज्यादा जरूरत है, पहले वाले को। दैट्स हाउ यू कैन थिंक इन एग्जामिनेशन हॉल। अगर आप लोग इसका सीबी मार्क करके आ रहे हो कि यार ओबीसी एंड ऑल दैट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाएगा। क्लियर है, चलो। पार्लियामेंट के सिस्टम में काफी बार डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, और मैं हमेशा बोलता हूं एक वर्ड ढूंढना, क्या, रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। अंडरस्टूड, ये मैं कर चुका हूं। ओके, चलो नेक्स्ट। वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 37 है नहीं, ये हम लोग कर चुके हैं। 38, 36, ये सारा हम लोग कर चुके हैं। तो ये आपका डीपीएसपी, डीपीएसपी तो हम लोग काफी बार कर चुके हैं। आंसर ए। नाउ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंड बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो, जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन है ना, वो आई कैसे। 1951 में केस आया शंकरी प्रसाद, जहाँ पे मतलब बेसिकली उस टाइम पे ना काफी ज्यादा जमींदारी वैसे आए थे, लॉज आए थे, जो कि क्या करे थे, जमीनों को छीन रहे थे। जमीनों को छीनने का मतलब क्या, लैंड रिफॉर्म करना था। तो गवर्नमेंट ने कुछ सीलिंग वगैरह लगा दी थी कि इससे ज्यादा आपके पास जमीन नहीं हो सकती। तो काफी सारे जमींदारों की जो जमीन है वो छीनी जा रही थी। तो उस टाइम पे क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। तो उस सिनेरियो में सारे केस आए थे, ठीक है। चलो देखते हैं। 1951 में शंकरी प्रसाद केस था। पार्लियामेंट ने बोला, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग। ओके, 1965 में सज्जन सिंह केस में बोला कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, फिर से यही बोला। 1967 में, ये इंपॉर्टेंट है, गोलकनाथ केस में ये बोला पार्लियामेंट में कि पार्लियामेंट कैन कांट अमेंड फंडामेंटल राइट, ठीक है, गोलकनाथ ब्रदर्स थे। तो ये यहाँ पे ये बोला कि पार्लियामेंट कांट अमेंड फंडामेंटल राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया पार्लियामेंट ने, इसको रिवर्स करने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना, इसको रिवर्स करने के लिए पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट लेके आए, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये लाके ये बोल दिया कि पार्लियामेंट जो है ना वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही ठहराया कि हाँ, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को भी। अब ना ये पूरी डिबेट चली रही थी। तो 1973 में केशव नंदा भारती केस 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग। एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन ये था कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना इवॉल्विंग थ्योरी है, मतलब कि ये ऐसा कोई लिस्ट नहीं दी है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या होगा, पार्लियामेंट कानून बनाएगी, पार्लियामेंट कानून बनाएगी, अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रही है नहीं कर रही है, मालूम होगा उनको, नहीं मालूम होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है, तो जो भी जिससे भी चीज से रिलेटेड कानून बनाया ना, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में बोलेगा, वो चीज ऑटोमेटिकली बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को अपर हैंड मिल गया इस सिनेरियो में, ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पे डिफाइंड ही नहीं है। अंडरस्टूड गाइस, ठीक है। 1975 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद भी यही बोला। 1980 मिनर्वा मिल, 1981 वमन राव, ठीक है।
1980 में मिनर्वा मिल में बोला कि पार्लियामेंट के पास लिमिटेड अमेंडिंग पावर है, और लिमिटेड अमेंडिंग पावर का यूज करके वो अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर नहीं ले सकते। मतलब ऐसा नहीं है लिमिटेड अमेंडिंग पावर है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कि चेंज करके यही लिख दे कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग। ठीक है, तो लिमिटेड पावर से अनलिमिटेड नहीं ले सकते, तो यही बोला था 1980। केशवानंदा भारती, ये एक इंडियन मठ के हेड थे केरला में। इनकी जमीन को छीन लिया गया था, तो इन्होंने अपनी उसके लिए चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, 13 जज की लार्जेस्ट बेंच थी जिन्होंने इसको जजमेंट दिया था, ये आज तक की लार्जेस्ट बेंच है। जजमेंट आई 24 अप्रैल 1973 को। केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो एक अमेंड वो किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, एक अमेंडमेंट लेके आया गया था 24th अमेंडमेंट, कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, इसको सही ठहराया। प्लस में ये बोला कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, मतलब फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन निकल के आई। और बाद में आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि यहाँ पे ये भी बोला कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, और वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये केशवानंद भारती में ही बोला था। और बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के 8 में इसको हटा के 300A में डाल दिया गया। प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी की सारी जजमेंट आपकी केशवानंद भारती की। और ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि सुप्रीम कोर्ट वेरियस जजमेंट में देता रहता है। फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हार्मनी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अभी रिसेंटली ना जो डिस्ट्रिक्ट जज है ना, डिस्ट्रिक्ट जज, उनकी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। ओके, तो ये आप मुझे कमेंट में बताना क्या है। तो जुडिशरी डिसाइड करती है कि क्या आएगा बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर, क्या नहीं आएगा, ये हम लोग देख चुके हैं। अब पढ़ते हैं इसको। डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गलत हो गया भाई, डिफाइन तो है ही नहीं। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफ गार्ड to safeguard the citizen liberties and to preserve the ideal on which the constitution is based। देखो, अगर आप इसको ना इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो ये बोल रहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू है ना, वो सिटीजन की लिबर्टी को सेफगार्ड करता है, प्रिजर्व करता है आइडियल्स को जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। जनरली ये स्टेटमेंट ठीक लगेगी आप लोग को, ये ठीक भी है, ऐसा जिसमें कोई इश्यू है भी नहीं। ठीक है, बट पता नहीं क्यों यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को गलत ठहराया और आंसर दिया डी। मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूपीएससी ने इसका आंसर डी दिया है। ओके, तो जब ये क्वेश्चन, मतलब कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर डी दिया था, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर डी दिया है। अब अगर यूपीएससी ने दे दिया तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी ये स्टेटमेंट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो। ब्यूरोक्रेसी के मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक एजेंसी है जो वाइडन करती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, नथिंग लाइक दैट। प्योर ब्यूरोक्रेसी से इसका क्या लेना देना। एक एजेंसी है जो स्ट्रेंथन करनी है फेडरलिज्म को, नथिंग लाइक दैट, ये सारी पॉलिटिकल थिंग्स हैं। एजेंसी है जो फैसिलिटेट करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ को। एक एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यू कैन गो विद डी। दिस वाज द इजी क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का रोल लिखा हुआ है, कैसे क्या अपॉइंटमेंट होता है, काफी इजी, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि काफी जनरल जनरल सी चीजें इसमें। ओके, चलो। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। सबसे पहले तो प्रियम्बल क्या है, ये एक इंट्रोडक्शन है, ये प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इसको एडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, बाद में इसी को मॉडिफाई करके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रियम्बल बनाया गया। यूएसए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, क्योंकि यूएसए काफी पुरानी डेमोक्रेसी है। प्रियम्बल रिवील करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर क्या है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस 3 तरह की, सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लिबर्टी 5 तरह की, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और यहाँ पे जो डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है वो है 26 नवंबर 1949। प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद। ठीक है, ये आप लोगों को, ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कन्फर्मिटी में रहे। मोशन टू मेक प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाना चाहिए एंड ऑल दैट। प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि इसके जो प्रोविजंस है वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। प्रियम्बल ना ही लेजिस्लेचर को पावर देता है, ना ही उनसे लेजिस्लेचर, मतलब कि लेजिस्लेचर पावर छीनता है। ठीक है, नीदर सोर्स ऑफ पावर नॉर ए प्रोहिबिशन।
प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, केशव नंदा भारती केस में बोला था प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 वर्ड डाले गए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड नो लीगल इफेक्ट, नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गलत। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेम लीगल इफेक्ट, गलत, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है, हम लोगों ने पढ़ा। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, मतलब कि एज सच जब तक इसको दूसरे प्रोविजंस के साथ नहीं पढ़ा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जब पढ़ा जाएगा ना तो है लीगल इफेक्ट, ओके। तो ये वाली स्टेटमेंट आप लोग की ठीक है, ये सब गलत है। दिस वॉज लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन दैट यू नाउ। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट एंड ऑल दैट। इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, नो। नॉट इन्फोर्सेबल एनी कोर्ट, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेट डाउन प्रिंस इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉ बाय द स्टेट, बिल्कुल ठीक। जैसे मैंने बताया था, जब स्टार्टिंग में डीपीएसपी को बनाया गया तो क्या था, पर्पस क्या था, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मालूम था कि देश अभी आजाद हुआ है तो देश के पास ना भी रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन उन्होंने एक लिस्ट बना दी कि जब भी स्टेट 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 कौन है यहाँ पे, जो आर्टिकल 12 में मेंशन है, जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा तो इन लिस्ट को ध्यान में रखेगा और जब भी उसके पास रिसोर्सेज होंगे तो इनको इम्प्लीमेंट कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 45, जो कि आज जो आपका आर्टिकल 21A है, वो एक टाइम पे आर्टिकल 45 हुआ करता था, ठीक है। तो यही चीज ये है। तो क्या ये इन्फ्लुएंस करता है स्टेट की लॉ मेकिंग पावर को? बिल्कुल करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, दो क्वेश्चन बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन मेड ए मिनिस्टर इन स्टेट फॉर 6 मंथ इवन इफ ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द। वोट करने की एज क्या, 18 साल। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनने की एज क्या है, 25 साल। भाई तुम वोट कर सकते हो पर जरूरी थोड़ी ना है तुम वो एमएलए बन जाओ, गलत है ये, ठीक है, पहली चीज गलत है। अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 ईयर इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड, ये गलत है। देखो, जब भी किसी को मतलब कि ऐसे कन्विक्ट किया जाता है तो क्या होता है, जितने साल की, लेट से किसी को 10 साल की सजा मिली है, 10 साल की सजा के लिए तो डिस्क्वालिफाइड है ही, तब तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। जेल से आने के बाद, बाहर आने के बाद 6 साल तक भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो क्या इस सजा को रिड्यूस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कौन कर सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने किया भी था, काफी सारे केसेस में देखने को मिला है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा और आंसर हो जाएगा डी। तो पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड है, जैसे ब्राइबरी, सोशल क्राइम को प्रमोट करना, डाउरी, सती, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट का वायलेशन करना, अनटचेबिलिटी एंड ऑल दैट, नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, मतलब कि उनकी डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट के बेसिस पे मतलब कि स्पीच देना, रेप, क्रूएलिटी, इस तरह के ऑफेंसेस, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 और मोर, या 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा, तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। होल्डिंग कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट, डिसमिसल फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। एग्जाम में अगर आए भी तो ठंडे दिमाग से सोचना, आप लोग आंसर पहुंच जाओगे। अगर पूछे भी इनमें से कौन कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है तो आराम से सोचना, यू विल गेट द आंसर। रेमेडी क्या है? जो इलेक्शन पेटिशन है, बेसिकली इसको हाई कोर्ट में सुना जाता है और इसकी अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अथॉरिटी कौन है फाइनल डिसीजन में डिस्क्वालिफिकेशन के केस में? प्रेसिडेंट है, पीएम के लिए, गवर्नर है, एमएलए के लिए। इलेक्शन कमीशन के पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। डिस्क्वालिफिकेशन जो रिमूवल रिडक्शन है, इलेक्शन कमीशन कर सकती है, बिल्कुल। जो ये टाइम पीरियड है ना, 6 साल का, जेल से, मतलब कि जितने साल की सजा हुई है, जब वो जेल से बाहर आते हैं तो 6 साल तक फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसको कम किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये सेक्शन 8 आरपीए का, कि अगर आप लोग 1971, जो कि हमारा नेशनल फ्लैग के ऑनर से रिलेटेड एक्ट था, अगर आप उस मतलब कि उसकी इंसल्ट करते हो फ्लैग की, एंथम की, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा 6 ईयर फॉर द इलेक्शन, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो। तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सेकंड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, ओके। चलो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही सी थिंक फिट, मतलब कि वो कहीं पे ही बुला सकता है जहां पे उसको ठीक लगे, ओके। नेक्स्ट, ये लाइन डिक्टो पता है कहां से उठाई है? आर्टिकल 85 पढ़ो। द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम है, फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक फिट। लाइन बाय लाइन उठाई हुई है, पहली ठीक है, पहली ठीक है। तो ए गई और सी गई, यानी कि दूसरी तो ऑटोमेटिकली ठीक है। वैसे ही बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 3 सेशन होते हैं, गलत भाई।
ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, ये कन्वेंशन है। कितने सेशन होते हैं? 3 4 याद कराने हैं, चलो याद करा। तो BMW, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। जनवरी छोड़ दो, ठीक है, 432 याद रखो, बस 432 याद रखो। BMW 432, पहला जनवरी छोड़ दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जून छोड़ दो, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर, दिसंबर। बजट सेशन होता है 4 महीने का, मॉनसून सेशन होता है 3 महीने का, विंटर सेशन होता है 2 महीने का। दैट्स हाउ यू हैव टू रिमेंबर। ओके, देयर इज ए नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। ऐसा कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज है? बताओ भाई मुझे। आप लोगों ने बेसिक जो पॉलिटी है वो पढ़ी होगी ना, है या नहीं है? देखो, ये नीचे पढ़ो। बट 6 months शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन इट्स लास्ट सिटिंग इन वन सेशन एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर इट। मतलब कि एक से दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो एज सच कोई मिनिमम नंबर तो डेज नहीं है, लेकिन मैक्सिमम गैप कैन नॉट बी मोर देन 6 month, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हम लोग की ठीक हो जाएगी कि एज सच कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है, देयर इज नो मिनिमम। तो आंसर हो जाएगा सी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। समनिंग का मतलब क्या होता है कि हाउ मतलब कि सेशन को बुलाना। आर्टिकल 85 में मेंशन है, डिसीजंस कोई किसके द्वारा लिया जाता है? कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा, जिसको फॉर्मलाइज किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। मैक्सिमम गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। सेशन, नो फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर, एज सच कोई फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है। बट कन्वेंशन क्या बोलती है? कन्वेंशन ये बोलती है कि बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा 2020 का, इसमें काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। 2021 की वीडियो आपको शाम तक देखने को मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद। 2021 डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है कि जो ब्रिटिश मॉडल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, वो इंडियन मॉडल से कैसे अलग है? तो एक बार पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ लेते हैं कि ब्रिटेन में और इंडिया में कैसे अलग है। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। अगर ये हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है तो हम इसको क्या बोलते हैं? रिपब्लिक, ठीक है। इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री ना, वाई? बिकॉज आवर हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। अगर ये हेड ऑफ स्टेट अगर हेरिडेटरी है तो इसको मोनार्क बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन में है हेरिडेटरी मोनार्क, इंडिया में है इलेक्टेड प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कोडिफाइड नहीं है। तो वहां पे जो पार्लियामेंट है ना, वो सोवरन है, मतलब कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकते हैं, किसी चीज को भी अमेंड कर सकती है। हमारे यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन पार्लियामेंट की जो पावर है ना वो लिमिटेड है। ओके। और इवन मैंने आप लोगों को बताया था मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि लिमिटेड पावर का यूज करके अनलिमिटेड पावर नहीं ली जा सकती। ऐसा नहीं है कल को पार्लियामेंट अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख देगा कि ये पार्लियामेंट कैन इवन अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं कर सकता। सो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट की लिमिटेड सोवनिटी है, तो ये आप लोग को याद रखना है। अगर क्वेश्चन आए इंडिया में पार्लियामेंट्री सोवनिटी है, राइट और रॉन्ग, तो ये रॉन्ग है, पार्लियामेंट्री सोवनिटी नहीं है इंडिया में। ओके। लेजिस्लेचर वहाँ पे बाइकैमरल है, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन। इंडिया में बाइकैमरल है, जिसको राज्यसभा लोकसभा बोलते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि PM, वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर्स होता है वो जनरली मेजोरिटी पार्टी से होता है, और ये लिया जाता है हाउस ऑफ कॉमन से, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन से ही लिया जाता है। भारत में जो प्राइम मिनिस्टर्स है वो मेजोरिटी पार्टी से होता है। ये लोकसभा, राज्यसभा कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, कहीं से भी हो सकता है, ये आप लोग को याद रखना है। मिनिस्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। हमारे यहाँ पे भारत में 6 महीने के लिए किसी आउटसाइड को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, मतलब कि अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं भी है तो भी वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। शेडो कैबिनेट, वहां पे ओपोजिशन पार्टी एक तरह से मिरर गवर्नमेंट की तरह काम करती है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई शेडो कैबिनेट का कंसेप्ट नहीं है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स जो है अपने एक्शंस के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो साइन करते हैं पर्टिकुलर कोई चीज करने से पहले, ठीक है। हमारे यहाँ पे सच कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती मिनिस्टर्स की। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज रिगार्ड लेजिस्लेशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरन, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट काफी सुप्रीम है, सोवरन है, ठीक है। बट इन इंडिया पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। In India, matter related to constitutionality of amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by the Supreme Court। तो ये बोल रहा है कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई एक्ट है ना पार्लियामेंट का, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया जाता है इंडिया में। इज इट सो गाइस? बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ पे
कोई भी मतलब कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आप लोगों ने सुना होगा, कितने मेंबर होता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, कितने मेंबर होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसको, ठीक है। इजी है, काफी इजी ऑप्शन है, मैं ऑप्शन देता हूँ, 5, 7, 3, 11, कितने होते हैं बताओ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। चलो, इस क्वेश्चन को मैंने काफी सर्च किया, कहीं पे मुझे काफी कॉन्ट्राडिक्टिंग इंफॉर्मेशन मिली थी, सो दैट्स वाई मैंने इसको अब तक इसका कंटेंट नहीं प्रिपेयर किया है। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वाले उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। वैसे एज पर द यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की आंसर इज बी। नाउ अब मैं इसको ट्रिक्स के थ्रू सोल्व करके देखता हूँ, अब देखते हैं कि ट्रिक्स यहाँ पे बैकफायर करती है क्या है। सजेस्टेड, किसी कमिटी ने कोई चीज सजेस्ट की होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। दैट्स हाउ वी सोल्व ना। 1970 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, 1966 फैक्ट, फैक्ट हो सकता है गलत हो, राइट गलत, आंसर ए होना चाहिए एज पर ट्रिक, बट आंसर है बी, ठीक है। तो नाउ ध्यान से सुनो, आप लोग जो लॉजिकल गैसिंग सीखते हो ना, वो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में काम ना करें, दैट्स टोटली ओके, दैट्स टोटली ओके, उसमें कोई गलत चीज नहीं है, वो नहीं करेगी कुछ क्वेश्चंस में काम। लेकिन आप लोगों को ये देखना है कि आपका नेट पॉजिटिव जा रहा है या नेट नेगेटिव जा रहा है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जो ये नेगेटिविटी है इसको एडॉप्ट कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा ना, आपने लॉजिकल गैसिंग के थ्रू 10 क्वेश्चन ठीक कर भी लिए और एक क्वेश्चन गलत कर लिया, आप इन 10 के पीछे नहीं पड़ोगे, आप इस एक के पीछे पड़ जाओगे कि ये मेरा गलत कैसे हो गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो प्लीज आप इनको इंटरनलाइज कीजिए और इनको प्रैक्टिस कीजिए। चलो, राइट टू प्राइवेसी सिंपल, आर्टिकल 21 के एस पुट्टा स्वामी केस। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया, बट इसका आंसर सेकंड है, देखते हैं। इन इंडिया देर इज ए नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब कि भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो किसी पर्टिकुलर बंदे को तीन तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने के लिए रोके, मतलब कि वो चुनाव लड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे ना भारत में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं तीन तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा हूँ, क्योंकि मुझे डर है मैं हो सकता है यहाँ से आ जाऊँ, यहाँ से आ जाऊँ, यहाँ से आ जाऊँ, कहीं एक तो जीत ही जाऊंगा। तो इस तरह से मैं तीन तीन जगह से लड़ रहा हूँ, ऐसा कोई कानून है देखो। हमारा जो सेक्शन 33 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, ये बोलता है कि एक कैंडिडेट ना मैक्सिमम दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है, ठीक है। और ये जो है ना, मोर कॉन्स्टिट्यूएंसी वर अलाउड अंटिल 1996, 1996 तक दो से ज्यादा भी अलाउड थी, लेकिन बाद में 1996 में अमेंडमेंट करके इसको दो कॉन्स्टिट्यूएंसी कर दिया। तो एज ऑफ नाउ सिर्फ दो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मैक्सिमम जहां से लड़ सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई कानून नहीं है भाई, रोक तो रहा है, ये कानूनी तो है बेसिकली, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, पार्लियामेंट नहीं तो बनाया, पहली गलत होगी, फर्स्ट गलत, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम द थ्री लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, तीन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से देवीलाल लड़े थे। हरियाणा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे 1991 में देवीलाल, वो तीन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े थे, तीन लोकसभा सीट से, शिकार, रोहतक, फिरोजपुर, यहाँ से वो लड़े थे, लेकिन उन्होंने सारी की सारी सीट आ गए। तो ये भी बेसिकली ठीक स्टेटमेंट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, इफ ए कैंडिडेट कंटेस्ट इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट को मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स से एक कैंडिडेट है, उसने तीन तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी से अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये है सेकंड, ये है थर्ड। अब क्या हुआ, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गया, ठीक है, तीनों की तीनों से जीत गया, लेकिन ये रहेगा तो एक पे ही। लेट्स से इसने एक पहली वाली को चुन लिया, बाकी जो सेकंड और थर्ड है जहां से ये जीता था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे शुरू से इलेक्शन कराने पड़ेगा, यानी बाई इलेक्शन शुरू से कराने पड़ेंगे। तो जो इस इलेक्शन का एक्सपेंडिचर है वो कौन बियर करेगा, कौन बियर करेगा, पॉलिटिकल पार्टी बियर करेगी या इलेक्शन कमीशन बियर करेगी। तो ये यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे बोल रखा कि जो ये वो है ना, मतलब कि एक्सपेंडिचर है, शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन करेगी इसको शुरू से पढ़ते हैं। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल, इफ ए कैंडिडेट कंटेस्ट इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हिज और हर पार्टी शुड बियर, नहीं भाई उसकी पार्टी बियर नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बियर करेगी, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, एंड आंसर विल बी बी। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। यूपीएससी ने इसको ड्रॉप कर दिया, आई डोंट नो व्हाई, ऑफ एज पर ऑफिशियल आंसर की नाउ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब है एक एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट की कस्टडी में रखा जाता है और उस एक्यूज्ड को पुलिस स्टेशन में लॉकअप में रखा जाता है, ठीक है, ना कि जेल में। सेकंड है, जुडिशियल कस्टडी में जो पुलिस ऑफिसर्स होता है वो इंटेरोगेट करना उसको अलाउड नहीं है, मतलब कि जो सस्पेक्ट है ना वो उससे पूछताछ नहीं कर सकता बिना कोर्ट के अप्रूवल के। एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
देखो जब मैं बोलता हूँ ना पुलिस कस्टडी, तो इसका मतलब होता है कि पुलिस के पास जो है ना फिजिकल कस्टडी है एक्यूज्ड की, और यहाँ पे जो एक्यूज्ड है ना उसको लॉकअप में रखा जाता है, यानी कि पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। पुलिस स्टेशन में जो लॉकअप होता है ना वहां पे रखा जाता है। और एक पर्सन लॉज्ड इन पुलिस कस्टडी, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, राइट। पुलिस कस्टडी बिगिन होती है जैसे ही पुलिस को एफआईआर मिलती है। एफआईआर मिलने के बाद वो उस बंदे को धर लेते हैं, नहीं। जो मैक्सिमम पीरियड है पुलिस कस्टडी का वो 24 आवर है, जिसको 15 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है, अगर ऑब्वियसली बात है मजिस्ट्रेट से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या है? जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या ये है, जो एक्यूज्ड है ना वो अब मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है, और यहाँ पे जो एक्यूज्ड है ना उसको भाई साहब जेल में रखा जाएगा, पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाएगा, ना ही पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। पर्सन जो डिटेन किया जाता है जुडिशियल कस्टडी में उसको जेल में रखा जाता है जब तक कोर्ट बेल नहीं दे देती। जुडिशियल कस्टडी बिगिन होती है जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को कि फॉर द पर्पज, मतलब इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए जो एक्यूज्ड है उसकी कस्टडी नेसेसरी है, ठीक है, मतलब समथिंग लाइक दैट। और ये थोड़ा सा मतलब फैक्ट दे रखे, नो नीड टू रिमेंबर, नो नीड टू वाला आप लोग पढ़ सकते हो, ये वैसे याद करने की जरूरत नहीं, इसको काट ही देना, ठीक है। ये थोड़ा डाटा सा है, अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि पूरी स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़नी, लास्ट में नोटिस दिया नोट इन जेल, गलत है ये, ठीक है। जेल में होगा, पुलिस स्टेशन में नहीं होगा। बिना अप्रूवल के उसको नहीं कर सकता इंटेरोगेट, बिल्कुल ठीक है, कोर्ट के अप्रूवल चाहिए इंटेरोगेट करने के लिए अगर जुडिशियल कस्टडी में है तो, क्योंकि पुलिस को जेल विजिट करना पड़ेगा, राइट। तो आंसर हो जाएगा बी। बेल और पैरोल में क्या डिफरेंस होता है? बेल दी जाती है गिवन टू एक्यूज्ड बिफोर और ड्यूरिंग ट्रायल, मतलब कि ट्रायल शुरू होने से पहले और ट्रायल के दौरान। फिल्मों में देखा होगा पुलिस पकड़ने जाती है उससे पहले ही बेल हाथ में होती है, ठीक है। पैरोल दी जाती है कन्विक्ट को जो कि अपनी सजा भुगत रहा है, मतलब कि जिसकी अभी सजा चल रही है। पैरोल क्या है? उसको थोड़े टाइम के लिए रिलीज किया जाता है पैरोल पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन की वजह से। हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, वेडिंग अटेंड करनी हो सकती है, घर में किसी की डेथ हो गई उसके लिए पैरोल जो है वो डिनाई किए जा सकते हैं वेरियस रीजन के। जैसे बचपन में काफी सारी मूवीज देखी होगी जहाँ पे हीरो को नहीं दी जाती, वो जेल में है नहीं, और उसके पिता का अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो नहीं दे, ऐसे ऐसे बचपन में काफी सारी मूवीज आती थी ना। नेक्स्ट है फॉलो, इसमें क्या है कि शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए रिलीज किया जाता है आफ्टर नंबर ऑफ आवर, आप सोशल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ओके, विद रेमिशन ऑफ सेंटेंस, मतलब कि वन फॉर्म ऑफ सेंटेंस टू अनदर फॉर्म, इसको भी डिनाई किया जा सकता है वेरियस रीजन पे। चलो आगे बढ़े। तो यही है कि व्हेन ए प्रिजन मेक आउट ऑफ ए सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड, इट कैन बी। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजन रिलीज, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो प्रिजन है ना वो स्टेट लिस्ट में आता है, और इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गाइडलाइंस को इश्यू करती है। प्रिजन एक्ट 1984 1894 इंपावर करता है स्टेट को अपने रूल्स बनाने के लिए, पैरोल फॉलो इन सबसे रिलेटेड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेशनल लेवल पे कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है जो कि इंश्योर करती है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल डेवलपर्स एक्ट 2006? हम लोग कर चुके हैं ये ऑलरेडी 2013, काफी डिटेल में किया था, पेशा किया था हम लोगों ने, एफआरए किया था हम लोगों ने, राइट। तो आंसर हो जाएगा मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। A legislation which confer on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in matter of application of law। ये सिंपल सा क्या बोल रहा है कि एक कानून आया है, एक लेजिस्लेशन आया है, विच कन्फर मतलब कि जो पावर दे रहा है किसको? एग्जीक्यूटिव को और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, जो कि पावर दे रहा है, कैसी पावर दे रहा है? अनगाइडेड, अनकंट्रोल्ड, मतलब कि अनलिमिटेड पावर दे रहा है। कोई ऐसा कानून लेके आया है जो कि अनलिमिटेड पावर दे रहा है, ठीक है। ओके, तो ये कह रहा है ये कौन से आर्टिकल को वायलेट करेगा, ठीक है। नीचे से चलते हैं। आर्टिकल 44 क्या है? ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, गलत हो जाएगा। आर्टिकल 32 राइट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी से रिलेटेड है नहीं, इसका इससे क्या लेना देना, गलत हो जाएगा। आर्टिकल 28 किससे रिलेटेड है भाई साहब? ये तो कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है स्कूल्स में, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, मतलब तुम किसी को अगर अनगाइडेड मतलब अनकंट्रोल पावर दे रहे हो तो जो इससे इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो हेम्पर हो सकता है, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है भाई? इक्वालिटी यानी कि कानून के सामने सब इक्वल है, कोई अमीर गरीब एंड ऑल दैट ऊंचा नीचा नहीं है, सब इक्वल है। ये ब्रिटिश ओरिजिन का है। इसमें क्या है? एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। क्वेश्चन आ सकता है कल को, क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी। इक्वालिटी की डेफिनेशन पूछी थी, ऑप्शन में यही था, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, यही आंसर था, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब इक्वल है, यानी कि किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे रिजर्वेशन को जस्टिफाई कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। रिजर्वेशन को जस्टिफाई यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, जो कानून है
वो सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, कोई भी बंदा कानून के ऊपर नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि इक्वल सर्कमस्टेंसेस के अंदर इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से ये रेस है, ठीक है, ये रेस का ट्रैक है, ओके। रेस यहाँ से स्टार्ट होनी थी, यहाँ पे जाके खत्म होनी थी। एक बंदा रेस को स्टार्ट करा यहाँ से, और एक बंदा स्टार्ट करा रेस को यहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, जो ए है ना, जो आगे से स्टार्ट करा है और बी पीछे से स्टार्ट करा है, ए को एडवांटेज है। पहले बी को इक्वल लेके आओ, किसके इक्वल लेके आओ? ए के इक्वल लेके आओ, उसके बाद आप रेस करो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यही है। तो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना, वो इसी की बात करता है, ओके। तो जो रिजर्वेशन वाली पॉलिसी है ऑल दैट, वो सारी की सारी इसके अंदर जस्टिफाइड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर, जो कि अमेरिका का कंसेप्ट है। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, मतलब कि जो सिमिलर है उनके लिए सेम लॉ एप्लीकेबल होगा। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ओके। ये आप लोग पढ़ सकते हो, ये कुछ एक्सेप्शन है। ये मैंने डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से उठाया, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आप इनको पढ़ सकते हो कि जो आपका ये है ना इक्वालिटी वाला कंसेप्ट है, उसके कुछ एक्सेप्शन है। जैसे आर्टिकल 361 के अंडर प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है वो कुछ इम्यूनिटीज को एंजॉय करते हैं। आर्टिकल 360 के अंडर नो पर्सन शैल बी लाइबल फॉर एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर पब्लिकेशन ऑफ ट्रू रिपोर्टिंग ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर आप पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की सही से रिपोर्टिंग करते हो, ट्रू रिपोर्टिंग करते हो, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, तो भी आपको मतलब कि ऐसे कोई वो नहीं, आप लाइबल नहीं होगे उस चीज के लिए। आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सिलेक्टेड। आर्टिकल 31C क्या बोलता है? अगर डीपीएसपी का आर्टिकल 39B और C इंप्लीमेंट करना है, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं ना, कि प्रिवेंट करना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, अगर इनको इंप्लीमेंट करने के चक्कर में आर्टिकल 14 वायलेट भी हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भी ये प्रीवेल करेंगे, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और कुछ इम्यूनिटीज दी जाती है एम्बेसडर्स वगैरह को, ठीक है, वो सब है। चलो, ये है कि इनमें से कौन सा एसेंशियल फीचर्स है जो कि फेडरल इन कैरेक्टर है। फेडरल इन कैरेक्टर है। तो अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैं ऑलरेडी वैसे तो डिस्कस कर चुका हूँ, पर आज मैं इसको कंप्लीट इसके एंटायरिटी में डिस्कस करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर को डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट में, ठीक है, सेंटर और स्टेट में पावर को डिवाइड किया गया है। अब हम लोग देख रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट होती है, बिल्कुल ठीक है, एक को नेशनल लेवल पे होती है, एक स्टेट लेवल पे होती है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्यों होता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन? अगर पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में, कहीं तो लिखी होनी चाहिए ना, नहीं तो मानेगा क्यों? सेंटर मानेगा क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, सारी पावर सेंटर ले लेगा, है नहीं? तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे मेंशन्ड है कि हाँ ये पावर इनके, ये इनकी नहीं है। डिवीजन ऑफ पावर होता नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे हमारे यहाँ पे शेड्यूल 7 है ना, शेड्यूल 7 में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मतलब कि यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उसके बाद है आपकी अलग से भी एक शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट होती है, ठीक है, वहां पे पावर डिवाइडेड है। और एक होती है रेजिड्यू लिस्ट, मतलब कि जो मतलब कोई भी ऐसे प्रोविजंस जो कि ना तो यूनियन में, ना ही स्टेट में, ना ही सेंटर में है। ये रेजिड्यू लिस्ट किसके पास होती है? कानून बनाने की पार्लियामेंट के पास पावर होती है। हमने कनाडा से फॉलो किया है, कनाडा में वैसे होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं मानेगा तो पावर कैसे डिवाइडेड होगी? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अगर रिजिड नहीं होगा तो सेंटर बार बार चेंज करके सारी पावर अपने पास ले लेगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो क्या होगा? हमेशा जुडिशरी किसके फेवर में फैसला देगी? अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो हमेशा सेंटर को फेवर करेगी। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, अगर बाय कैमरल लेजिस्लेचर नहीं होगा तो पार्लियामेंट में स्टेट की आवाज कौन रखेगा? पार्लियामेंट में राज्यसभा है ना, वही तो स्टेट की आवाज रखता है ना। तो दीज आर द फैक्टर। तो आई होप गाइस आपको कंसेप्चुअली समझ में आ गया होगा कि कौन सा फेडरल है, कौन सा फेडरल नहीं है। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। यूनिटरी में क्या है भाई? सिंगल गवर्नमेंट होती है, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट, जो कि विच में क्रिएट, मतलब यहाँ पे जनरली सिंगल गवर्नमेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है रिटर्न हो सकता है ना रिटर्न हो, कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नोट बी, मे बी रिजिड मे नोट बी, मे बी इंडिपेंडेंट मे नोट बी, लेजिस्लेशन में भी बाइकैमरल यूनिकैमरल। तो ये आपको याद नहीं रखना है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आपको ये वाला याद रखना फेडरल गवर्नमेंट वाला। और क्या याद रखना? और ये याद रखना है इंडिया में यूनिटी फीचर्स, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, यानी कि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यूनिटी फीचर्स दिखा रहा है, ठीक है। सेंटर स्ट्रॉन्ग है, यूनिटी फीचर्स है। स्टेट नॉट डिस्ट्रिक्टेबल, ऐसा नहीं है स्टेट कल को बोले कि हमें यहाँ से निकलना है नहीं, कि हमें अलग से स्टेट चाहिए। नॉन नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इसीलिए हम इसको ना रिजिड में ही पढ़ते हैं, फ्लेक्सिबल में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि भाई साहब हमारे अब तक 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, है नहीं। रिजिड भी है कि इतना भी नहीं बदला है। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, जैसे यूएसए में ना, यूएसए में क्या है कि यूएसए में हर एक को दो दो सीट्स दी गई है, ठीक है, हर एक उसको। लेकिन इंडिया में ऐसा सच नहीं है, इंडिया में ऐसा सच नहीं है, ठीक है।
तो कोई इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजन है जहाँ पे सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जैसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऊपर ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विसेज क्यों है? क्योंकि सेंटर अपॉइंट करता है और ये सर्व करता है स्टेट में। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है, क्योंकि कैग जो है वो सेंटर को भी ऑडिट करता है और स्टेट वाले प्रोविजंस को भी। पार्लियामेंट की अथॉरिटी है स्टेट लिस्ट पे, पांच वो है ना, 5 सर्कमस्टेंसेज जहाँ पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, सर्व करता है स्टेट में। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट करता है? जनरल अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा किया जाता है, वो इलेक्शन कराता है स्टेट के भी। वीटो ओवर द स्टेट बिल, ठीक है। तो दीज आर द यूनिटी फीचर जहाँ पे सेंटर स्ट्रॉन्ग दिखेगा। फेडरल प्रोविजंस क्या है? ड्यूल पॉलिटी है, हम भाई हमारे यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट है, मतलब कि एक तो नेशनल लेवल पे एक स्टेट लेवल पे। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, शेड्यूल 7, सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूटेड इंडिपेंडेंट बाइकैमरल, ये हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। हम इसको सोल्व करते हैं, अब ये काफी इजी है क्वेश्चन। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एसेंशियल फीचर्स है जो कि फेडरल इन कैरेक्टर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पहला ही आंसर हो गया। यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, सब बकवास है, ठीक है। आंसर हमको पहली ही लाइन में मिल गया था। ओके चलो, दीज आर द क्वेश्चन जो आपको गलत नहीं करने होते, दीज आर कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्ट आप लोग के आई होप क्लियर हो गए होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेट को क्या डिफाइन करता है, ये स्टेट की डेफिनेशन पूछी है। ट्रस्ट में जिस साल ये क्वेश्चन आया दैट वाज ए डिफिकल्ट, मतलब कि ये ऐसा ऐसा नहीं था कि इजी क्वेश्चन था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। पर इसका जनरली जो कंफ्यूजन था ना वो ए और बी में था। चलो इसको पढ़ लेते हैं। स्टेट को क्या डिफाइन करता है? एक कम्युनिटी है ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग, उन्होंने एक परमानेंटली उसको ऑक्यूपाई किया हुआ टेरिटरी को, जो कि एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, जिसपे इंडिपेंडेंट है, एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, ठीक है। काफी जनरल लग रहा है, ठीक है। एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल है जिनकी एक डेफिनेट टेरिटरी है, एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट एंड सेफगार्ड देयर मींस ऑफ सस्टेनेंस। ये पढ़ के आपको कहीं से कहीं ये नहीं लगा ये कुछ एंसेंट सिविलाइजेशन की बात कर रहा है नहीं? एंसेंट सिविलाइजेशन से ऐसा ही होता था ना, क्योंकि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज पीपल होते थे, एक टेरिटरी होती थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता था वहां पे उन्हीं के लोगों के द्वारा, है नहीं, उनके नेचुरल राइट, और वो अपने से मीन्स ऑफ सस्टेनेंस को सेफ गार्ड करते थे, समथिंग लाइक दैट। ओके, नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग डेफिनेट वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन, बकवास, परमानेंटली लिविंग, ये भी कंफ्यूजन था ए और बी में, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। एक कम्युनिटी है जिसने परमानेंटली ऑक्यूपाई किया हुआ डेफिनेट टेरिटरी को, जिसपे एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात स्टेट में क्या होती है? सोवरेनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, ये सारी। तो ये सोवरेनिटी कहाँ पे दिखाता है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। कंसेप्ट क्या नेशन स्टेट का? नेशन स्टेट क्लेम देयर बाउंड्रीज डिफाइन, नॉट जस्ट ए टेरिटरी, उनकी एक डिफाइंड बाउंड्री होती है, यूनिक कल्चर होता है, शेयर्ड हिस्ट्री होती है। नेशनल आइडेंटिटी में बी एक्सपेक्ट थ्रू सिंबल लाइक फ्लैग एंड नेशनल एंथम, नेशनल लैंग्वेज, और प्लस में क्या होता है? सोवरेनिटी होती है, ठीक है। यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें आप लोग डाल सकते हो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू द सीट एंड एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये आपका डायरेक्टली आर्टिकल 128 है, जो कि डायरेक्टली इसमें कान पे भी दिया हुआ है। ए हाई कोर्ट इन इंडिया हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट जज। ये कह रहा है कि एक हाई कोर्ट जो है वो अपनी ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 216 के अंडर। बीइंग ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट खुद की ही जजमेंट को भी रिव्यू कर सकता है, ओके। अपनी ही खुद की जजमेंट को भी रिव्यू कर सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब पढ़ लेते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ऑफिस या तो वेकेंट है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है, या वो कुछ काम नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एडोक जजेस, एडोक जजेस क्या है? एडोक का मतलब होता है टेम्परेरी। जब लैक ऑफ कोरम हो, मतलब कि कोरम क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू इनिशिएट द सेशन और मीटिंग जो भी है, ठीक है। तो ये बोला अगर लैक ऑफ कोरम हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं एज ए एडोक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टेम्परेरी पीरियड के लिए। रिटायर्ड जज क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी भी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है टू एक्ट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पर इससे पहले इसको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और इनको क्या इंटाइटलमेंट मिलेगा? क्या पार्लियामेंट डिसाइड करेगी? नहीं, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट की सीट जो है वो दिल्ली फिक्स है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ जस्टिस को ये पावर दी गई है कि वो दूसरी लोकेशन को भी सुप्रीम कोर्ट की सीट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। और ये जो प्रोविजन है ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ।
देयर इज ए ओनली वन सिटीजनशिप वन डोमिसाइल, वी हैव ऑलरेडी सीन इट। ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट, नहीं, हमारे यहाँ पे जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है, ये हम लोगों ने 2013 वाली डिस्कशन में देखा था। ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, तुम कुछ गलत गतिविधि करोगे तो हटा भी देंगे, दे मतलब कि तुम्हारी सिटीजनशिप छीन भी लेंगे, तो आंसर हो जाएगा ए। आर्टिकल 5 से 11 पार्ट सेकंड में बात करते हैं सिटीजनशिप की। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हमें ये बताता है कि ऑन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन है, ठीक है। ये नहीं बताता कि 26 जनवरी 1950 के बाद कौन होगा, ठीक है। उस दिन कौन है वो बताता है, इसके आगे वाली डेट के लिए कौन नागरिक है क्या नहीं है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाने वो पावर दी गई है पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 11, जिसके लिए पार्लियामेंट ने बनाया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, ठीक है, जिसके अंडर सारी कंडीशन दी हुई है, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट को इम्पावर करता है। 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में मेंशन है सारी की सारी कंडीशन, नो नीड टू रिमेंबर, ठीक है। वही है, कोई भारत से पाकिस्तान चल गया, पाकिस्तान से भारत चला गया, वो वाली कंडीशन दैट इज नॉट रेलिवेंट, ठीक है। नाउ सिटीजनशिप को लॉस कैसे किया जा सकता है भाई साहब, इजी है। रिनंशिएशन, तुम खुद से रिनाउंस कर दो। टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। रिनंशिएशन क्या होता है, तुम खुद से अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दो। लेकिन अगर ऐसा डिक्लेरेशन तुमने युद्ध के दौरान किया, कहीं वो चल रहा है भारत में, उसके दौरान किया, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको विदहेल्ड कर लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा व्हेन ए पर्सन रिनाउंसेस इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। मतलब कि थोड़े टाइम के लिए बाद में डिसाइड करेंगे। और जो भी माइनर चिल्ड्रन है उस जो भी अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस करा है, वो भी अपनी इंडियन सिटीजनशिप को खत्म कर देगा, लेकिन जैसे ही वो बंदा या वो बंदी 18 साल की होगी तो उनके पास चॉइस होगी कि वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। चलो, टर्मिनेशन का मतलब क्या है, अगर आपने वॉलेंटरी मतलब कि खुद से ही किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो आपकी पहले वाली सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता है। डेप्रीवेशन क्या है, डिप्राइव कर दिया, कैसे डिप्राइव कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्राइव कर सकती है अगर आपने फ्रॉड के थ्रू ली है सिटीजनशिप, डिसलॉयल्टी दिखाई है कॉन्स्टिट्यूशन को, अनलॉफुली ट्रेड किया, कम्युनिकेट किया एनिमी के साथ वॉर के दौरान, या आपने सिटीजनशिप आप 5 साल के अंदर, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन को 5 साल ही हुए हैं, सिटीजनशिप लिए भारत की, और आप किसी भी कंट्री में 2 साल से ज्यादा के लिए सजा पा रहे हो, तो उस सिनेरियो में भी डिप्राइव कर दिया जाएगा। और कोई भी भारत का नागरिक जो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर कॉन्टिन्यूसली, उसको भी डिप्राइव कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली, चलो देखते हैं। कमिटेड जुडिशरी, अगर जुडिशरी कमिटेड होगी तो आपकी लिबर्टी को कैसे सेफगार्ड करेगी भाई साहब, नहीं करेगी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अगर पावर सारी एक ही हाथ में है, यानी कि लेट्स से सेंटर के हाथ में, यूनियन के हाथ में है, तो वो जैसे मर्जी यूज करे उसको, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए था। इलेक्टेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इलेक्टेड होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया कि वो आपकी लिबर्टी को इंश्योर करेंगे, मतलब कोई गारंटी तो नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, ये बिल्कुल ठीक है। एग्जांपल के तौर पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, जब ये अलग अलग हो गए तो ही आपकी जो लिबर्टी है उसको सेफगार्ड किया जा सकता है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है। आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर बना सकता है, ठीक है, लेजिस्लेचर बनाएगा। एग्जीक्यूटिव अगर इनको लेने की कोशिश करेगा तो जुडिशरी आके इसको इन्फोर्स करेगी तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन को। तो देयर शुड बी ए सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है, इंडिया में पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, ओके, लेकिन जुडिशरी टोटली अलग है, तो इसलिए पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर है, तो आंसर हो जाएगा डी। ये कुछ प्रोविजंस है जो कि इंश्योर करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का। आर्टिकल 50 ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे स्टेट स्टेप्स लेता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने के लिए। आर्टिकल 211 यहाँ पे जो जुडिशियल कंडक्ट है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, उसको आप पार्लियामेंट में ना डिस्कस नहीं कर सकते, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। आर्टिकल 122 एंड 212, ये जो वैलिडिटी है ना प्रोसीडिंग द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर, इसको कैन नॉट बी कॉल्ड इन द एनी कोर्ट, मतलब कि पार्लियामेंट में क्या प्रोसीडिंग हुई क्या नहीं हुई वो सारी आप कोर्ट में नहीं लेके आ सकते कि इन्होंने तो पार्लियामेंट में ये बोल दिया था, ठीक है। आर्टिकल 361, प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट को फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर पावर एंड ड्यूटीज, क्योंकि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये जुडिशरी, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सेपरेशन ही दिखा रहा है, ठीक है। तो हाँ, इन सब में पहले वाले में सेपरेशन है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बीच में, दूसरे वाले में सेपरेशन है आर्टिकल 211, इसमें इसमें सेपरेशन जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में, इसमें सेपरेशन है आपका लेजिस्लेचर और
जुडिशरी के बीच में। इसमें सेपरेशन है आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ठीक है। तो ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ये आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पर सेपरेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पे आ चुका है, इस पे आ चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन पे बन सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट करता है किसको? डीपीएसपी को। वी हैव ऑलरेडी डन इट, आर्टिकल 39 बी एंड सी, है नहीं। राइट टू प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है इंडिया में, देख पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट है? नहीं है। लीगल राइट है? बिल्कुल है। स्टार्टिंग में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19F था और 31 था, जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। और इसको जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन था कि इनको पब्लिक पर्पस के लिए लिया जा सकता है और कंपनसेशन यहाँ पे कंपलसरी होगा। बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन दोनों आर्टिकल्स को डिलीट कर दिया गया, ठीक है, रिमूव कर दिया गया। और जो ये है ना आपका राइट टू प्रॉपर्टी, उसको 300A में डाल दिया, यानी कि इसको लीगल राइट बना दिया। फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट वो है जो कि 12 से लेकर 35 के बीच में आते हैं आर्टिकल। तो अब ये तो इस एम्बिट से बाहर हो गया, तो ये लीगल राइट बन गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट बन गया, लीगल राइट बन गया। लॉ जो है कानून बना के आपकी प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है, और कंपनसेशन भी एज सच कोई कंपलसरी नहीं है। कंपनसेशन कब कंपलसरी है? इन सिनेरियोज में कंपनसेशन नेसेसरी है अगर आपकी प्रॉपर्टी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की थी, या आपकी प्रॉपर्टी पर्सनल कल्टीवेशन के अंडर आती थी। आर्टिकल 31A को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। इस टाइम पे पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ो। 300A के अंडर नो पर्सन, नो पर्सन का मतलब क्या हो गया कि ये सभी पर्सन के लिए एप्लीकेबल है, एनी पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। नो पर्सन का ऐसे हो गया, ठीक है। नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। मतलब कि किसी भी इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से हटाया नहीं जा सकता अगर वो लॉ के द्वारा सेव की जा रही है तो। ए मतलब कि 300A प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि ऐसा है कि आर्टिकल 300A क्या है, क्या बोलता है ना, बेसिकली ये बोलता है कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव है ना, ऐसा नहीं है एग्जीक्यूटिव कल को कोई ऑर्डर पास करेगा और आपकी प्रॉपर्टी ले लेगा, नहीं ले सकता। यानी कि आर्टिकल 300A आपको प्रोटेक्शन देता है एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट, बिल्कुल देता है सर। लेकिन लेट से कल पार्लियामेंट ने कानून बनाया, कानून बना के तुम्हारी जमीन ले ली, ठीक है, कि तुम्हारी जमीन भाई साहब यहाँ पे हाईवे बन रहा था उसके बीच में आ रही थी, और पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि जिसकी भी जमीन बीच में आ रही है उसको ले लेंगे, कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तो इस सिनेरियो में आपकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट नहीं है, ठीक है। इस सिनेरियो में तो क्या है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लेजिस्लेटिव एक्शन के अंडर प्रोटेक्ट नहीं है, यानी कि कानून बना के छीनी जा सकती है, ठीक है। एक केस है एडीएम जबलपुर केस, याद आया कुछ? एडीएम जबलपुर केस, इसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा, ओके। चलो, पोजीशन क्या है राइट टू प्रॉपर्टी की? लीगल राइट है अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, गलत। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हो नो पर्सन, तो आंसर हो जाएगा बी। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस क्या था प्रियम्बल का? प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है इन शॉर्ट, ठीक है। ये ऑलरेडी कर चुके हम लोग प्रियम्बल, मैंने बताया भी था। देखो, इसमें से वर्ड काटते हम लोग, कौन सा काटेंगे? सेक्युलर, सेक्युलर ये कब ऐड हुए थे? 1976 में ऐड हुए थे, ठीक है, तो इनको तो काट दो। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बिल्कुल सोनिटी हो गया, मेन कंपोनेंट ऑफ आंसर हो गया बी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कितनी बार बताऊं मैं? बहुत बार, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन रिपीट था। लिमिटेड गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में लिमिटेड वर्ड देखना है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबल वर्ड देखना है, ठीक है, ओके। चलो, आई होप गाइस दिस इज क्लियर। और ये हमारा नेक्स्ट 2022 का डिस्कशन है जो कि जल्दी ही आएगा, ठीक है। इसकी पीपीटी तैयार है। सो थैंक यू, जय हिंद।